जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, आपका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है ना। इस परीक्षा की को दृष्टिगत रखते हुए आपको हमने बलिदान, ये जो प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी है बच्चों, बड़ा ही मार्मिक है। इसमें बहुत कम पात्र होते हुए भी ये एकदम सटीकता बैठता है। किसान के जीवन को इसमें बड़े ही मार्मिक ढंग से दर्शाया गया है। किसान को मजदूर बनते हुए अच्छे इसमें दिखाया गया है। तो बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लासेज चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर पर डे बाई डे क्लास 9, 10, 12, 11 एंड 12, ये 4 क्लासेज जो है बच्चों, हिंदी विषय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और बच्चों, इस चैनल से जुड़ जाइए और अपने हिंदी सब्जेक्ट को कम्प्लीटली पूरी तरह से मजबूत बनाइए। तो आइए बच्चों, हमने पिछले क्लासेज में बहुत सारी चीज़ें गद्य पाठ को लेकर, जो आपका गद्य साहित्य का इतिहास है उसको अच्छे से भली प्रकार पढ़ लिया है। और पद में हमने आपको कबीरदास, सूरदास, जायसी और क्या कहते हैं तुलसीदास, ये सब हम पढ़ रहे हैं बच्चों आपकी परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए। तो हमने ये प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी जो कि बलिदान है बच्चों, इसमें कहानी मजदूर को, एक किसान को मजदूर बनते हुए दिखाया गया है। एक परिस्थिति, एक काल समय के अनुसार चीजें, रिश्ते वही रहते हैं, लोग वही रहते हैं, रिश्तों के अर्थ बदल जाते हैं। तो ये बात बहुत सटीकता से यहाँ पर बैठती है बच्चों कि लोग वही रहते हैं पर रिश्ते बदल जाते हैं। वक्त के साथ सभी संदर्भ बदल जाते हैं, वक्त के साथ सभी संदर्भ बदल जाते हैं और लोग वही रहते हैं, रिश्तों के अर्थ बदल जाते हैं। तो आइए बच्चों, इस इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बच्चों, छोटी सी रिक्वेस्ट। जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास कीजिए। अब आइए बच्चे, हम लोग प्रारंभ करते हैं बलिदान कहानी को। देखिए बच्चों, मनुष्य की आर्थिक अवस्था सबसे ज्यादा असर उसके नाम पर पड़ता है। मौजे बेला के ठाकुर जब से कांस्टेबल हो गए हैं, उनका नाम मंगल सिंह हो गया है और उन्हें कोई मंगरू कहकर बुलाने की साहस नहीं कर सकता। कल्लू अहीर जब से हल्के के थानेदार साहब से मित्रता हो गई है उनकी और गांव का मुखिया हो गए हैं, जब से उनका नाम क्या हो गया, कल्लू से कालिका दीन हो गया। और अब उन्हें कोई कल्लू कहे तो आंखें लाल पीली करता है। इसी प्रकार हरख चंद्र कुर्मी अब हरखू हो गए हैं बच्चों। परिस्थिति बदल रही है। आज से 20 वर्ष पहले उनके यहाँ शक्कर बनती थी, शक्कर के फैक्ट्री थे, कई हल की खेती होती थी, कारोबार खूब फला फूला था बच्चों। लेकिन शक्कर की आमद उसे क्या कहते हैं, मटिया मेट कर दिया। शक्कर, लेकिन बच्चों विदेशी शक्कर की आमद जो है उसे, उसके बिजनेस को समाप्त कर दिया। धीरे धीरे कारखाना टूट गया, जमीन टूट गई, ग्राहक भी टूट गए और वह स्वयं भी टूट गया। 70 वर्ष का बूढ़ा एक तकिए माचे पर बैठा हुआ नारियल पीता था, जो अब सिर पर टोकरी लिए खाद फेंकने जाता है। परंतु उसके मुख पर भी एक प्रकार की गंभीरता, बातचीत में भी एक प्रकार की अकड़, चाल ढाल में भी एक प्रकार की स्वाभिमान भरा हुआ है। इन पर काल की गति का प्रभाव नहीं पड़ा। रस्सी जल गई पर बल नहीं टूटा। भले दिन मनुष्य के चरित्र पर सदैव अपने चिन्ह छोड़ जाते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आप धैर्यपूर्वक का पूरे कहानी को कंसंट्रेशन से सुन लीजिएगा। उसके बाद तो चुटकियों में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे से क्वेश्चन को, आंसर को पूरी तरह से 2 से 3 क्वेश्चन आपको करवा देंगे। आपकी परीक्षा में वही बैठ जाएगा। चलिए बच्चों, अब देखिए हरखू जो क्या थे, हरकचंद्र थे। बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आप पास अब केवल 5 बीघा जमीन ही था। हरखू के पास अब केवल 5 बीघा जमीन था और 2 बैल थे और एक हल की खेती होती थी। लेकिन पंचायत में आपस की कलह में उसकी संपत्ति अब भी सम्मान की दृष्टि से देखी जाती थी। वो जो बात कहता बेला कहता और गांव के अनपढ़े लोग उसके सामने मुंह नहीं खोल पाते थे। हरखू अपने जीवन में कभी दवा नहीं खाया,
वो बीमार जरूर पड़ता था। कुंवार मास में मलेरिया से कभी ना बचता था, अर्थात हमेशा उसको कुंवार मास में मलेरिया हो जाती थी, लेकिन 10-5 दिन में वो ठीक दवाएं लिए बिना ही ठीक हो जाता था, चंगा हो जाता था। वर्ष की भी इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा। इस वर्ष कार्तिक में बीमार पड़ा। अब देखिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, यह समझकर कि अच्छा तो हो ही जाऊंगा, उसने कुछ परवाह ना की, परंतु अब की जो ज्वर था, मौत का परवाना लेकर आया था। 1 सप्ताह बीता, दूसरा सप्ताह बीता, पूरा महीना बीत गया। हरखू चारपाई से न उठा। अब उसे दवा की जरूरत मालूम पड़ी। उसका लड़का गिरधारी कभी नीम के सींके पिलाता, कभी गुर्ज सत और कभी गुदा पूर्णा की जड़। इन पर औषधियों से ज्यादा फायदा ना होता था। फिर उसके बाद हरखू को विश्वास हो गया कि अब संसार से चलने का दिन आ गया। एक दिन मंगल सिंह उसे देखने गए। बेचारा टूटी खाट पर पड़ा राम राम जप रहा था। हरखू मंगल सिंह ने कहा, बाबा, बिना दवा खाए अच्छे ना होंगे, कुनैन क्यों नहीं खाते? हरखू ने उदासीन भाव से कहा, तू लेते आना। दूसरे दिन कालिका दीन ने आकर, देखिए इसके पहले कौन आए? मंगल सिंह आए। दवा की बात की, कहे कि लेते आना, वो दोबारा दिखाई नहीं पड़े। जब दवा की बात हुई कि लेते आना, तो दोबारा दिखाई नहीं पड़े। दूसरे दिन कौन आया? कालिका दीन। बाबा, 2-4 दिन कोई दवा खा लो, अब तुम्हारी जवानी की दिन थोड़े है, बिना दवा दर्पण के अच्छे नहीं हो जाओगे। हरखू ने उसी मंद स्वर से कहा, तो लेते आना, लेकिन रोगी को देख आना एक बात है, दवा लेकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार से होती है, दूसरी सच्ची संवेदना से। ना मंगल सिंह ने खबर ली और ना कालिका दीन ने। किसी तीसरे ही ने हरखू दालान में खाट पर पड़ा था और मंगल सिंह कभी नजर आ जाते तो कहता, क्या भैया वह दवा नहीं लाए? मंगल सिंह कतरा कर निकल जाते। कालिका दीन दिखाई देते तो उनसे भी यही प्रश्न करता, लेकिन वो भी नजर बचा के चले जाते। या तो उसे यह सूझता ही नहीं था कि दवा पैसों के बिना नहीं आती। वो पैसों को जान से भी प्रिय समझता था, अथवा जमीन से निराश हो गया, अथवा जीवन से, क्षमा करें बच्चों, जीवन से निराश हो गया। उसने कभी दवा के दाम की बात नहीं की। दवा ना आई, उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि 5 महीने कष्ट भोगने के बाद उसने ठीक होली के दिन शरीर त्याग दिया। गिरधारी ने उसका शव बड़ी धूमधाम से निकाला, क्रियाकर्म बड़े हौसले से किया, कई गांव के ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। बेला में होली ना मनाई गई। कैसे मनाई जाती? शहर थोड़ी थी बच्चों, तो गांव था। गांव में किसी एक के घर कुछ हो जाए तो पूरा गांव शोक मनाता है। ना अबीर और ना गुलाल उड़ी, ना डफली बजी, ना भंग की नालियां बही। कुछ लोग मन में हरखू को कोसते जरूर थे। बूढ़े को आज ही मरना था, 2-4 दिन बाद मरता, लेकिन इतना निर्लज कोई ना था। शोक में आनंद मनाता। वो शहर नहीं था जहां कोई किसी के काम में शरीक ना होता, जहां पड़ोसी के रोने पीटने की आवाज हमारे कानों तक नहीं पहुंचती है। अब आइए बच्चों, हम दूसरे पार्ट पे आके पहुंच गए हैं। इसी तरह आप निरंतर कहानी को अच्छे से समझिए। हरखू के खेत गांव वालों की नजर में चढ़े हुए थे। दूसरा चैप्टर देखिए बच्चों। 5 बीघा जमीन कुएं के निकट हाथ पास से लदी हुई थी और मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें 3-3 फसलें पैदा होती थीं। हरखू के मरते ही उन पर चारों ओर से धावे होने लगे। गिरधारी तो क्रियाक्रम में फंसा हुआ था। उधर गांव के मनचले किसान लाला ओमकार नाथ को चैन न लेने देते थे। नजराने की बड़ी बड़ी रकमें पेश हो रही थी। कोई साल भर का लगान पेशगी देने को तैयार था, तो कोई नजराने की दूनी रकम दस्तावेज लिखने को तुला हुआ था। लेकिन ओमकार नाथ सबको टालते रहते थे। उनका विचार था कि गिरधारी का हक सबसे ज्यादा है। वो अगर दूसरों से
कम भी नजराना दे तो खेत उसी को देना चाहिए। अस्तु। जब गिरधारी क्रियाक्रम से निवृत्त हो गया और चैत का महीना भी समाप्त हो गया, तब जमींदार साहिब ने गिरधारी को बुलाया और उनसे पूछा, खेतों के बारे में क्या कहते हो? गिरधारी ने रो कर कहा, उन्हीं खेतों का ही सहारा आसरा है, जोतूंगा नहीं तो क्या करूंगा। ओमकारनाथ, नहीं, जरूर जोतो, खेत तुम्हारे हैं, मैं तुमसे छोड़ने को नहीं कहता। हरखों ने उसे 20 साल तक जोता है, उन पर तुम्हारा हक है, लेकिन तुम देखते हो अब जमीन की दर बढ़ती गई है। तुम 8 रुपए बीघे पर जोतते थे, मुझे 10 रुपए मिल रहे हैं, और नजराने के रुपए सो अलग से। तुम्हारे साथ रियायत करके लगान वही रखता हूँ, पर नजराने के रुपए तो तुम्हें देने पड़ेंगे। गिरधारी सरकार, मेरे घर तो ये समय रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, अर्थात रोटियों के भी लाले पड़ गए हैं। इतने रुपए कहाँ से लाऊं? जो कुछ जमा थी दादा के काम में उठ गई। अनाज खलिहान में है, लेकिन दादा के बीमार हो जाने से उपज भी अच्छी नहीं हुई। रुपए कहाँ से लाऊं? ओमकारनाथ, यह सच है, लेकिन मैं इससे ज्यादा रियायत नहीं कर सकता। गिरधारी, नहीं सरकार, ऐसा ना कहिए, नहीं तो हम बिना मारे मर जाएंगे। आप बड़े होकर कहते हैं तो बैल बधिया बेचकर 50 रुपया कर सकता हूँ, इससे बेसी की हिम्मत नहीं पड़ती। ओमकारनाथ चिढ़कर बोले, तुम समझते होगे कि हम ये रुपए लेकर घर में रख लेते हैं और चैन से की बंसी बजाते हैं, लेकिन हमारे ऊपर भी देखिए बच्चों, हम ही जानते हैं हमारे ऊपर क्या गुजरती, हम ही जानते हैं। कौन कहता? ओमकारनाथ। अब देखिए, कहीं यह चंदा, कहीं वो इनाम, इनके हमारे कचूमर निकल जाता है, और बड़े दिन में सैकड़ों रुपए डालियों में उड़ जाते हैं। जिसे डाली ना दो वही मुंह फुलाता है। जिन चीजों के लिए लड़के तरस कर रह जाते हैं, उन्हें बाहर से मंगाकर डालियों में सजाता हूँ। उस पर कभी कानून गो आ गए और कभी तहसीलदार आ गए, कभी डिप्टी साहब आकर लश्कर ले आए, लश्कर आ गया डिप्टी साहब का, और सब मेरे मेहमान होते हैं। अगर ना करूं तो नक्कू बनूं और सबकी आंखों में कांटा बन जाऊं। साल में 1200 मोदी को इस रसद खुराक के मद में देने पड़ते हैं। ये सब कहाँ से आवे? बस यही जी चाहता है कि छोड़कर निकल जाऊं, लेकिन हमें तो परमात्मा ने इसीलिए बनाया है कि 1 रुपया सता कर लें और दूसरे को रोकर दे दें। 1 से रुपया सता कर ले लें और दूसरे को दे दें, यही हमारा काम है। तुम्हारे साथ इतनी रियायत कर रहा हूं, लेकिन तुम इतनी रियायत पर भी खुश नहीं होते, तो हरि की इच्छा। नजराने में 1 पैसे की भी रियायत ना होगी। अगर 1 हफ्ते के अंदर दाखिल करोगे तो खेत जोत नहीं पाओगे, और नहीं तो फिर दूसरा प्रबंध करूंगा। अब भाग 3 पर आ जाते हैं बच्चों। देखिए क्या कह रहे हैं अब गिरधारी उदास होकर घर आ गया। क्यों नहीं उदास होते भाई, उनके तो रोटी के भी लाले थे, और अब क्या कह रहे हैं, इनको इतना पैसा देना, 100 रुपया का प्रबंध करना उसके काबू में से के बाहर था। सोचने लगा, अगर दोनों बैलों को बेच दूं तो खेत ही लेकर क्या करूंगा। घर बेच दूं तो यहाँ लेने वाला ही कौन है, और फिर बाप दादों का नाम डूबता है। 4-5 पेड़ हैं, लेकिन उन्हें बेचकर 25 से 30 रुपया ही इनसे अधिक ना मिलेगा। उधार लूं तो देता कौन है। अभी बनिए के 50 रुपए सिर पर चढ़े हैं, वो 1 पैसा भी ना देगा। घर में गहने भी तो नहीं हैं, नहीं उन्हीं को बेचता। ले देकर 1 हंसली बनवाई थी, वो भी बनिए के घर पड़ी हुई है। साल भर हो गया, छुड़ाने की नौबत ना आई। गिरधारी और उसकी स्त्री सुभागी दोनों ही इसी चिंता में पड़े रहते हैं, लेकिन कोई उपाय ना सूझता। गिरधारी को खाना पीना अच्छा ना लगता, रात को नींद ना आती। खेतों को निकलने का ध्यान आते ही उनके हृदय में हुक सी उठने लगती। हाय वो भूमि जिसे हमने वर्षों जोता, जिसे खाद से पाटा और जिसमें मेड़ रखी, जिसकी मेड़े बनाई, उसका मजा अब दूसरा उठाएगा।
ये खेत गिरधारी के जीवन के अंश हो गए थे। उनकी एक एक अंगुल भूमि उसके रक्त से रगी हुई थी और उनका एक एक परमाणु उनके पसीने से तर हो गया था। बच्चों, किसान की सबसे बड़ी पूंजी उसका खेत ही होता है। तो वही देखिए यहाँ पर दर्शाया गया कि किसान के लिए उसका भूमि सबसे महत्वपूर्ण होता है और वही उससे छीनने वाला है। उसके नाम उसकी जिह्वा पर उसी तरह आते थे जिस तरह अपने तीनों बच्चों के। कोई 24 था, कोई 22 था, तो कोई नाले वाला, कोई तलैया वाला। इन नामों के स्मरण होते ही खेतों का चित्र उसकी आंखों के सामने खिंच जाता था। पहले के जमाने में, अभी भी जमाने में देखते नहीं बच्चों, कहीं पिपरैया वाला तो कहीं तलैया वाला, नाम रखते नहीं खेतों का, वो नहरिया के किनारे वाला, ऐसे करके नाम रखते हैं। तो ये भी अपने बच्चों के समान खेतों का नाम रखे हुए थे, अर्थात अपने बच्चों के समान मानते थे खेत को। वो इन खेतों की चर्चा इस तरह करता था मानो सजीव, वह सजीव हैं, मानो उसके भले बुरे के साथी हैं वह खेत। उसके जीवन की सारी आशाएं, सारी इच्छाएं, सारे मंसूबे, सारी मन की मिठाइयां और सारे हवाई किले इन्हीं खेतों पर अवलंबित थे। इसके बिना वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वही अब हाथ से निकल जा रहे थे। वो घबराकर घर से निकल जाता और घंटों नहीं, घंटों उन्हीं खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ रोता, मानो उसे विदा हो रहा हो, उससे विदा हो रहा हो। इस तरह वो एक हफ्ता बीत गया और गिरधारी रुपए का कोई बंदोबस्त नहीं कर सका। 8वें दिन उसे मालूम हुआ कि कालिका दीन ने 100 रुपये नजराने देकर और 10 रुपये बीघे पर खेत ले लिए। अब गिरधारी ने एक ठंडी सांस ली। एक क्षण बाद वो दादा का नाम लेकर बिलख बिलख कर रोने लगा। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा मालूम होता था मानो हरखू ही आज मरा हो। अब देखिए बच्चों, पार्ट 4 पे हम लोग आ गए हैं। इस कहानी को ध्यान से समझिए, बड़ा ही मार्मिक है, आंखों से आंसू निकालने वाला है। देखिए बच्चों, लेकिन सुभागी यूं चुपचाप बैठने वाली स्त्री ना थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कल का बानी आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन मेरे खेत में हल ले जाता है। अपना और उसका लोहू एक कर दूंगा, एक कर दूं, ऐसा कह रही हैं। कौन? सुभागी। फिर पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में यह चढ़ा उतरी नहीं करना चाहिए। कह रहे सब तो एक ही हैं। नारायण ने धन दिया है तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे? सुभागी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती हैं। सुभागी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़छाड़ लड़ती रहती। फिर इधर गिरधारी अपने द्वार पर बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पर जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वो मर जाना अच्छा समझता था। उसके बाद वो अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में होती थी। उस गांव के मामले में बोलने का अधिकार था, उसे गांव के मामले में बोलने का अधिकार था। उसके घर में धन न था पर मान सम्मान था। नाई, बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ रहा? अब कौन उसका खेत पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा? अब उसे किसी के बराबर बैठने का, कोई किसी के बीच में बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए दूसरों की गुलामी करनी होगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लगावेगा? वो दिन अब कहाँ, जब गीत गा गा कर हल चलाता था, अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला ना समाता था। खलिहान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टुकड़े भर भर कर कौन लावेगा? अब आइए आगे देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब खते कहाँ होंगी?
अब खतें कहाँ होंगी, बखार कहाँ होंगी, यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों में आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के लोग गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने आया करते थे, पर वो उनसे भी खुलकर ना बोलता। उसे मालूम होता था कि मैं सबकी नजर में गिर गया हूँ। अगर कोई समझता कि तुमने क्रिया कर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए तो उसे बहुत दुख होता। वो अपने उस काम पर जरा भी न पछताता। मेरे भाग में जो लिखा है वो होगा, पर दादा के ऋण से उऋण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में चार बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडी पानी को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई और पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे और बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगा। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर जाता, अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता। उसकी मुठिया टूट गई, इसकी फाल ढीली हो गई। जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वो एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा। गलानी से उसका सिर झुक गया, आंखें भर आई, चुपचाप चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमीन के चौपाल से धान के बीज लिए आता था। कहीं सलाह होती थी किस खेत में क्या बोना चाहिए और कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया है, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये सब बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता रहता। अब देखिए बच्चों, आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। अब पाठ संख्या 5 आ गई है, मतलब ये पार्ट 5 हो गया है। एक दिन संध्या समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर बातें करके बोलने लगे, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, कोई ग्राहक आवे तो निकाल दूं। मंगल सिंह ने क्या कहा, एक ग्राहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर ना दे पाया था कि तुलसी बनिया और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल को अगोरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, क्या कहा, साह, जैसे इतने दिन माने हो, आज और मान जाओ, कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो तो घर के घर ही में रह जाए, मतलब घर की बात घर में ही रह जाए, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूंगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूंगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को तो भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। फिर देखिए बच्चों, सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सत्ता सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिला और 80 रुपए की जोड़ी का 60 रुपए में ठीक कर दिया। अर्थात जो बैल थे जो 80 रुपए में बिकने थे उसको 60 रुपए में ही बेच दिया। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आशा से बांध कर खिलाया था। आज आशा का वो कल्पित सूत्र भी टूट गया। मंगल सिंह गिरधारी की खांड पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विषादमय नेत्रों से उसके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, ये मेरे खेतों के कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरे मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली
उखाड़ा करता था। वह मेरी आशा की दो आंखें, मेरे इरादे के दो तारे, मेरे अच्छे दिनों के दो चिन्ह, मेरे दो हाथ अब मुझे विदा हो रहे हैं। अब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले। तब गिरधारी उनके कंधों पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोया, जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को ना छोड़ता। सुभागी भी दालान में खड़ी रो रही थी और छोटा लड़का मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। प्रातः सुभागी चिलम भर कर ले गई तो वो चारपाई पर ना था। देखिए बच्चों, अब हम लोग छठे पाठ पे आ रहे हैं, भाग पे। तो चारपाई पर मंगल सिंह वो गिरधारी नहीं थे। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ गया और वो ना लौटा तो उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता ना चला। अब बच्चों आइए भाग 6 की ओर चलते हैं। हमें विश्वास है आप चीजों को समझ रहे हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक इससे संबंधित क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बच्चों, हम आगे फिर बढ़ते हैं भाग 6 की ओर। संध्या हो रही थी, अंधेरा छा रहा था और सुभागी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम हुई। सुभागी का हृदय धड़क उठा। वो दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा था। सुभागी बोल उठी, घर जाओ, वहां क्या कर रहे हो? आज हमारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर ना दिया। वो पीछे हटने लगा और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। सुभागी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दीन हल लेकर अपने खेतों पर पहुंचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकायक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोंटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो और बेचारी सुभागी हैरान हो रही है, कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़कर गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया और लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेतों से में जाने की हिम्मत ना पड़ी। फिर अब देखिए बच्चों, गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्ठे पर काम कर रहा है। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में बनेंगे। और 20 रुपये महीने घर आता है। अब वो कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में दोनों जून तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है, लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं। अब मजूर है। सुभागी अब पराये गांव में आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वो अब पंचायत में नहीं बैठती। वो अब मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी की खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी तक अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को भी इधर उधर से उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी से बोलता नहीं है, किसी को छेड़ता नहीं है। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलने के बाद उधर रास्ता बंद हो जाता है। लाला ओमकार नाथ बहुत चाहते हैं कि खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों पर का नाम लेने से डरते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने पढ़ लिया है। आज हमने ये बलिदान जो आपका कहानी है बच्चों, इसको हमने समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट इससे संबंधित प्रश्नोत्तर को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। और बच्चों, हमें पूरा विश्वास है चीज़ों को आपने ध्यान से सुना है, क्योंकि जब आपने इसको ध्यान से सुना है
तभी इससे संबंधित प्रश्न हल कर पाएंगे। जब आप प्रश्न हल करेंगे तब आपको यहाँ पर जो कही गई सारी बातें हैं एक एक करके याद आती रहेंगी। तो आप निरंतरता बनाए रहिए, ऐसे निरंतर पढ़ते रहिए बच्चों। और आपके पास समय कम हो तो स्पीड थोड़ा बढ़ा के सुनिएगा, लेकिन सुनिएगा अवश्य, क्योंकि जब तक इसको नहीं सुनेंगे क्वेश्चन हल करना कठिन होगा। तो आइए बच्चों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चलते चलते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, जी हाँ बच्चों, आप जानते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने फ्रेंड सर्कल में जितने सारे बच्चे हैं, चूंकि सबका एग्जाम आने वाला है बच्चों, तो जहाँ तक संभव हो आप इसे शेयर करने का प्रयास करें। जय हिंद बच्चों।